गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और फर्टिलाइजेशन के जो प्री रिक्विजिट्स थे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स थे, क्या क्या होते हैं, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था अगला जो क्लास होगा उसमें मैं बताऊँगी कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का जो पूरा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसके कुछ इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स हैं। फर्स्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन, सेकंड इज स्पर्म एंट्री, थर्ड इज कॉर्टिकल रिएक्शन, फोर्थ इज जोना रिएक्शन, फिफ्थ इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड सिक्स्थ इज कार्योगेमी। तो वन बाय वन जो है हम लोग इन सभी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन पे। ठीक है, जैसे ही स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंटर करने के बाद में ओविडक्ट्स तक जाता है। ओविडक्ट्स में जाने पर जब उसका एनकाउंटर या उसका सामना, ठीक है, एग के साथ होता है, तब क्या होता है, तो जो सबसे पहला स्पर्म जैसे ही एग के पास तक जाएगा, ठीक है, तो जो अब एग है, ठीक है, वो कौन से स्टेट में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेट में होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है, फिर जोना पेल्यूसिडा है, फिर ग्रैन्युलोसा का लेयर होता है, तब कहीं जाकर के एग अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज ओनली सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब एक्रोसोमल रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होने के पहले जो स्पर्म है उसको कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, ग्रैन्युलोसा का जो लेयर होता है, उन सभी को क्रॉस करके जाना होता है। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में जो स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म के हेड का जो टिप होता है, उसका नाम मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था, एक्रोसोम होता है। स्पर्म के हेड का जो टिप होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम जो है वो बर्स्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने जो डी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स आपको बताया था, उसमें क्या बताया था कि स्पर्म जो है उसका कैपेसिटेशन होता है, मतलब कि उसके ऊपर की जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, ये सब चीज़ें हटती हैं, जिससे कि एक्रोसोम के ऊपर का जो लेयर है वो वीक हो जाता है। अब एक्रोसोम के लेयर ऊपर का जो लेयर है वो वीक हो गया, तो वैसा एक्रोसोम जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल के पास में पहुंचता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो सर्टन एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा वगैरह को पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है, एक्रोसोम, इन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, तो इनको कलेक्टिवली हम लोग स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों एंजाइम्स, इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं स्पर्म लाइसेंस में, तो जो तीनों एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट एंजाइम इज, इनफैक्ट मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, ठीक है, सबसे पहला एंजाइम जो है वो है हेल्यूरोनिडेज। हेल्यूरोनिडेज, ठीक है, तो हेल्यूरोनिडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, ठीक है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो हेल्यूरोनिडेज क्या करता है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो होते हैं उनके बीच का जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, उस सीमेंटिंग सब्सटेंस को क्या करता है, वीक कर देता है, जिससे कि कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उस लेयर के जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है, कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो वीक हो जाती है। किसके वजह से, हेल्यूरोनिडेज के हेल्प से, क्योंकि हेल्यूरोनिडेज कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच का जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है उसको क्या कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है, तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो हैं वो डिस्पर्स होने लगते हैं और वीक हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड, उसके बाद में दूसरा हमारे पास जो एंजाइम है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। ठीक है, ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं,
कोरोना रेडिएटा के सेल्स हेल्यूरोनिडेज के वजह से ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो क्या करता है, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं उनको पूरी तरीके से डिस्पर्स कर देता है, उनको पूरी तरीके से हटा देता है और उनके बीच से अपने जाने के लायक एक पैसेज जो है क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे क्रिएट करता है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डीजेनरेट करके। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही, ठीक है, ये जैसे स्पर्म लाइजेंस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, उसके वजह से देखो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं वो क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, डिस्पर्स हो गए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म का जो हेड है, ठीक है, वो कहाँ पहुँचता है, जोना पेलूसिडा पर पहुँचता है। ठीक है, जोना पेलूसिडा पर पहुँचता है तो वहाँ पे एक और रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन है ये किसके वजह से होता है, ये होता है एक्रोजोम के खाली होने की वजह से। मतलब एक्रोजोम ने सारे एंजाइम्स बाहर निकाल दिए तो एक्रोजोम खाली हो गया, और एक्रोजोम के खाली होने से, उसके अलावा जोना पेलूसिडा के डीजेनरेट होने से। कैसे डीजेनरेट होने से, एक और एंजाइम होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्रोजिन। एक्रोजिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जोना पेलूसिडा के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जोना पेलूसिडा के अंदर में जो ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उनको एक्चुअली डीजेनरेट करने का काम करता है। और एक्रोजिन जो होता है उसके वजह से क्या होता है कि जोना पेलूसिडा के सेल्स जो हैं वो, मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वीक होने के बाद में क्या होता है कि जोना पेलूसिडा जो है इस तरीके से एक आउटग्रोथ बनाता है। ठीक है, तो ये जो आउटग्रोथ होता है, ठीक है, जोना पेलूसिडा वीक हुआ और क्या होता है, एक आउटग्रोथ बनता है। तो ये जो आउटग्रोथ यहाँ पर पे बना है, ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है ये किससे बनता है, ये आउटग्रोथ किससे बनता है, जो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली उससे बनता है। तो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ऐसे एक आउटग्रोथ बनाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है फर्टिलाइजेशन कोन का बनना, जोना पेलूसिडा का वीक होना, ये जो है जोना पेलूसिडा है यहाँ पर, है ना, ये ऊपर वाला जो है ये जोना पेलूसिडा है। तो ये वीक हुआ, नीचे एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक आउटग्रोथ बनाया जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आउटग्रोथ बना, ये जो कोन बना, ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे अब जो स्पर्म है उसको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, किसका, एग का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन है इसको कंप्लीट करने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एग का ओवम का स्ट्रक्चर बनाते समय बताया था कि उस एग के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कि हम लोग ZP1, ZP2 और ZP3 बोलते। तो जोना पेलूसिडा की जो लेयर है उसमें के जो प्रोटीन्स होते हैं ZP1, ZP2 और ZP3, ये तीनों जो प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन के लिए, सो दैट वो आते हुए स्पर्म को जो है रिकॉग्नाइज कर सके और कंपैटिबिलिटी रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। ठीक है, उसके अलावा इस जगह पे मैग्नीशियम आयन की और कैल्शियम आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एक्रोजोमल रिएक्शन के ख़त्म होते होते तक क्या होता है, कोरोना रेडिएटा पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है, जोना पेलूसिडा पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है और जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक हुआ, ये एक्रोजोमल रिएक्शन के अंदर हुआ। ठीक है, अब एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद क्या होता है, ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, मतलब सेकेंड जो हमारा स्टेप है, दैट इज़ द स्पर्म एंट्री।
ठीक है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन में लास्ट तक हमने क्या देखा कि जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। अब फ्यूज़ होने से जनरली क्या होता है कि जो एक्रोसोम रहता है, ठीक है, एक्रोसोम में बहुत सारे कैल्शियम के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो कैल्शियम के आयंस जो है एग और स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे ही फ्यूजन होता है तो क्या होता है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका वीक डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, वीक डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो वीक डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म के अंदर का पार्ट था, यानी कि स्पर्म के हेड में जो न्यूक्लियस था, जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म था और स्पर्म का जो नेक वाला पार्ट था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल वगैरह प्रेजेंट था, तो स्पर्म के हेड और मिडिल पीस और नेक, ठीक है, हेड, मिडिल पीस और नेक, तीनों का जो पोर्शन है, तीनों के अंदर जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो स्पर्म में से निकल करके किस में आ जाते हैं, एग के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जो स्पर्म का टेल वाला पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है, वो एग को एंटर नहीं करता। तो एग को एंटर क्या क्या करेगा, स्पर्म के हेड का, नेक का और मिडिल पीस का जो पोर्शन है उसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स थे सिर्फ वही जो है एग के अंदर आते हैं और टेल वाला पार्ट जो है वो एग के अंदर नहीं आता, वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है। तो दिस वॉज व्हाट, दिस वॉज द सेकेंड स्टेप, दैट इज द स्पर्म एंट्री। ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो है दैट इज द कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज द कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक। अब कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या रहता है, क्योंकि कैल्शियम आयंस प्रेजेंट थे वहाँ पर जिससे कि एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीक डीपोलराइजेशन हुआ था, तो उन्हीं कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस की वजह से जो एग के स्ट्रक्चर को मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही जो है स्पर्म के कंटेंट्स एग को एंटर करते हैं उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एग के जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो जो है डिफ्यूज़ होकर के बाहर निकलते हैं। ठीक है। डिफ्यूज़ होकर के बाहर निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे, जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होकर के ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज ले आते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। किसके वजह से कन्वर्ट होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के वजह से। ठीक है। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसको ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेशन कैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इसको हम लोग एक्टिवेशन कैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाता है तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये इंश्योर करता है कि अब कोई दूसरा स्पर्म जो है वो एग को एंटर ना कर सके। तो अगर कोई दूसरा स्पर्म आता भी है एग के पास में तो वो जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, एग के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये इंश्योर करता है कि द एग हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय वन सिंगल स्पर्म ओनली, और दूसरा स्पर्म जो है वो एंटर ना कर सके। ठीक है। तो जब एग को एक ही सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करता है तब उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी। ठीक है। जब एग को एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करता है तब उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये इंश्योर करता है कि एग जो है उसको एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सके। ठीक है। अब थर्ड वाले पे हम लोग आते हैं, फोर्थ वाले पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द
जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन, ठीक है। अब जोना रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, जोना रिएक्शन में क्या होगा कि एग जो है अब जोना पेलुसिडा की तरफ जो है कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है। तो एग से कुछ केमिकल्स सिक्रीट होंगे, कहाँ पर जाएंगे, जोना पेलुसिडा पे जाते हैं, ठीक है। और जोना पेलुसिडा के ऊपर जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। जोना रिएक्शन में क्या हुआ, जोना रिएक्शन में अब जो है जोना पेलुसिडा के ऊपर जो स्पर्म के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो ZP1, ZP2 और ZP3 के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो तीनों रिसेप्टर्स होते हैं इनको कौन डिस्ट्रॉय करता है, एग से निकलने वाले कुछ केमिकल्स हैं वो ZP1, ZP2 और ZP3 को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, नॉट स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ठीक है। अब ओवम को एक्टिवेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ओवम बनता तो है, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ सेकेंडरी oocyte स्टेज पे अरेस्ट हो जाती है। और सेकेंडरी oocyte मतलब जो मियोसिस 2 वाला पार्ट होता है, मियोसिस 2 पर जा कर के रुक जाती है। और मियोसिस 2 में भी कौन से स्टेज पे, मेटाफेज 2 पे जा कर के उसकी ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता है, मतलब कि मेटाफेज 2 से जो है मियोसिस 2 आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है और उनको रिमूव करके एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनता है। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसके बनने से जो मियोसिस 2 है वो आगे प्रोग्रेस होता है। एनाफेज, टीलोफेज, फिर डायाकाइनेसिस होने के बाद में क्या बनता है, डायाकाइनेसिस होने के बाद में जो प्रॉपर न्यूक्लियस होना चाहिए, जो प्रॉपर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है ओवम का, वो बनता है। और एक सेकेंड पोलार बॉडी, सेकेंडरी पोलार बॉडी जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो मेटाफेज 2 से आगे बढ़ेगा ग्रोथ, एनाफेज, टीलोफेज, डायाकाइनेसिस तक आएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगा तो मियोसिस 2 के कंप्लीट होने से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और एक सेकेंडरी पोलार बॉडी जो है वो भी बनेगी, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी पोलार बॉडी जो है इसके बनने से अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अब जो है फीमेल ओवम बन चुका है, फीमेल हैप्लॉइड गैमीट जो है अब बनता है। तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में क्या हो रहा है कि जो मियोसिस 2 का प्रोसेस है वो मेटाफेज 2 के स्टेज से आगे बढ़ता है और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और एक सेकेंड पोलार बॉडी जो है ओवम की वो बनती है, ठीक है। तो दिस वाज द स्टेप ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ठीक है। और फाइनल जो स्टेप है हमारा दैट इज द कारियोगैमी, ठीक है। तो कारियो का मीनिंग क्या होता है, कारियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो कारियोगैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें क्या होगा, अब इस स्टेप में फाइनली स्पर्म और एग का जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो मेल प्रोन्यूक्लियस के जैसे बिहेव करता है और फीमेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोच करने के बाद में उनका जो न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों का इंडिविजुअल एनवलप होगा न्यूक्लियर एनवलप, तो दोनों का जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाने के बाद में जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में हम लोग देखते हैं ना स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो वैसे ही स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद में जो मेल का जो क्रोमोसोम होता है और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है आपस में उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है और एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स होता है। तो क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स होने के बाद में फाइनली वो लोग एक साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के
बाद में जो फाइनल न्यूक्लियस बनता है, दैट न्यूक्लियस कैन नाउ बी कॉल्ड एज अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनने के साथ साथ ही ये जो पूरा एग है अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनने के साथ में एग के अंदर ये सारे इवेंट्स हो रहे थे, तो ये जो एग है अब फाइनली कन्वर्ट हो गया डिप्लॉयड जाइगोट में। और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। ठीक है, नाउ दिस डिप्लॉयड जाइगोट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। अब ये जो जाइगोट है इसमें फर्दर इमीडिएट क्लीवेज यानी कि इमीडिएट नए सेल्स का बनना जो है वो स्टार्ट होगा, जहाँ से हम लोग मानेंगे कि भाई अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जो है ये नया जाइगोट बना और यहाँ से जो है नए बेबी की, नए फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इस स्टेज के बाद से स्टार्ट होती है। Okay, so these were the different events as I have explained of the process of fertilization। इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो के साथ में भेजूंगी, तो एक बार जो भी मैंने अभी वीडियो में बताया है उसको ध्यान से पढ़ना, डायग्राम को देखना, तो और ज़्यादा टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।